अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो केपी में इस वक्त वज़ीर आला मुंतखब करने की लड़ाई है, लगता है कि वो एक अंजाम को पहुंचने वाली है। बज़ाहिर हुकूमत के उतरे चेहरे और शिकस्त खुर्दा बयानात ये कहानी सुना रहे हैं कि फ़ाइनली जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनके वज़ीर आला बनने में शायद अब कोई रुकावट डालने में कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी है। इसके ऊपर तफसीलात मज़ीद आपको बताते हैं। इसके अलावा जी TLP का जो मार्च है उसके हवाले से भी खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर साथ ही साथ मज़ीद जो चीज़ें इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रही हैं, कौन किससे मुलाकातें कर रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं केपी में जो महाज गर्म था और स्टिल गर्म है। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में तफसील से आपको बताया था कि PTI के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं वो किन किन ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। तो PTI ने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ऑप्शन पे गौर हो रहा है कि एक और इस्तीफ़ा जो है वो भिजवा दिया जाए। तो इस तरह ही किया गया, इस ऑप्शन को ऑप्ट किया गया और वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के अपने हाथ से तहरीर शुदा इस्तीफ़े को बाकायदा गवर्नर हाउस मौसूल करवाया गया है। क्योंकि एक जगह ये लिखा आ रहा था कि जी हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा हो, तो जी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गवर्नर साहब इसी नुक्ते के ऊपर जो है इल्तवा करने की कोशिश करें कि जी लिखा हुआ इस्तीफ़ा हाथ से नहीं था। तो इस जिसको कहते हैं पंजाबी में हड़ेच भी उन्होंने कहा है कि दूर होनी चाहिए, ये बहाना भी ना मिले और इसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा फिर से इस्तीफ़ा लिख दिया जाए। तो रात जो मुशावरत हुई कानूनी, उसमें तमाम चीज़ें तय करने के बाद पहला काम ये किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब का अपने हाथ से लिखा हुआ तहरीर शुदा जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर हाउस भिजवा दिया गया, जो कि गवर्नर के अमले ने रिसीव भी किया और उसकी रिसीविंग जो है वो अपने दस्तखतों के साथ जारी भी कर दी। कोई इमरान साहब नामी क्लर्क हैं जिन्होंने उधर वो रिसीव किया इस्तीफ़ा और उसकी जो अब तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी डाल दी। तो उसके बाद अब मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई मज़ीद इसमें किसी तरह की भी रुकावट डालने की कोशिश करें। उसकी वजह ये कि इस दौरान, पिछले 2 दिन के दौरान हुकूमत ने अपनी तरफ से तमाम जो ऑप्शंस हो सकते थे, जितने घोड़े दौड़ाए जा सकते थे वो दौड़ाए। कोशिश की गई देखा जाए कि अपोजिशन जमातें कहाँ खड़ी हैं और कितने लोग जो हैं वो तोड़े जा सकते हैं PTI के। लेकिन पिछले 2 दिनों की तगोदौ के बाद फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनको हर तरफ से जवाब ही मिला। उन्हें पता लग गया कि इस दफ़ा सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकना नामुमकिन होगा क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से कोई हामी नहीं भरेगी। उन्होंने कहा जी हम इस सारे खेल में हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो साइड पे हो गए। रात को उनके जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ट्वीट करके वाज़े तौर पर पब्लिकली भी कह दिया गया कि जी अगर कोई ख़रीदो फरोख्त करके यहाँ पे कोई चेंज करना चाहता है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो अवामी नेशनल पार्टी ने तो पब्लिकली ही इसके ऊपर एक अपनी पोजीशन ले ली। फिर मौलाना फजल रहमान से भी इनकी मुलाकात हुई तो मौलाना ने भी अगरचे वो तो ख़ुद बहुत PTI के नाक़िद हैं या मुखालिफिन में से हैं, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि वो वहाँ पर कोई अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि आखिर क्यों अपोजिशन जमातें कतरा रही हैं और वो क्यों अपनी हुकूमत वहाँ पे नहीं बनाना चाहती। तो ये याद रखिए कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत अगर गैर मकबूल हो रही थी तो क्यों हो रही थी। अगर यही चीज़ें जिनको देख कर वो अपनी आंखों से अपोजिशन जमातें देख रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और इस वजह से जो उनके अपने मुंतखब करदा, अपने उनके जिसको इतनी मेजॉरिटी से जिता के वज़ीर आला बनाया था, वो अगर उसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। ऑफ़ कोर्स उसमें एक वजह ये थी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी खातिर खा काम नहीं कर सके, लेकिन दूसरी एक वजह ये भी थी जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही थी कि ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर साहब वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे जो अवाम का स्टैंड था और जो ख़ुद PTI और इमरान खान का स्टैंड था। तो फिर क्या हुआ कि उनको गैर मकबूल होकर जाना पड़ा। तो यही बात जो है अब अपोजिशन जमातें देख रही हैं क्योंकि जब आप उधर रहते हैं, लोकल आप सियासत करते हैं, तो आपको अवाम की नब्ज़ का पता होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। इन हालात में अगर मौलाना साहब बनाएं अपनी हुकूमत, और जाहिर है वो खुद से तो नहीं बना सकते, इतने मेंबर्स नहीं है, मतलब ये कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी किसी तरह, अगर किसी भी तरह से नंबर्स पूरे करके या किसी तरह भी उनकी हुकूमत बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अपोजिशन में से चाहे ANP अपना उम्मीदवार लाए, चाहे नून लीग अपना उम्मीदवार लाए, चाहे मौलाना अपना उम्मीदवार लाएँ, इन सबको मिल के वो हुकूमत बनानी पड़ेगी और उसमें बंदे तोड़ने भी पड़ेंगे साथ PTI के। और ये करने के बाद भी जब वो हुकूमत बनाएंगे तो उनको थ्रू आउट
इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट की हर पॉलिसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और उन्हें ये पता है कि अगर वो ऐसे में इस तरफ जाते हैं कि जी बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी माननी है, तो फिर जो उनकी बची कुची कोई थोड़ी बहुत भी सियासत होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी और कोई उसमें रमक बाकी नहीं होगी, और उल्टा पीटीआई जो कि ऑलरेडी मकबूल है वो और ज़्यादा मकबूल हो जाएगी। तो ये चीज़ें उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी, तो वो कोई भी नहीं उनमें से चाह रहा था कि ऐसे मुश्किल हालात में वो सूबे की भाग दौड़ संभाले, जिसमें उनको ये पता हो कि जनाब हम तो उल्टा इसको एक कांटे का, वो कहते हैं ना, कांटों का हार है जिसको गले में डाल रहे हैं। तो ये इस तरह की पोजीशन होती, तो किसी ने भी इस चीज़ की हामी नहीं भरी। फिर वैसे भी ज़ाहिर है इन्हें पता था कि जी सारे दुनिया को पता है कि मैंडेट किसका वहाँ पे मिला हुआ है, तो ये भी एक बड़ी खुली कालक जो है वो मुंह पे मली जाएगी। तो इसलिए इन सब ने हामी नहीं भरी। तो जब इन्होंने जोड़ तोड़ करके देख लिए, तो तीसरी बात जो वजह थी वो ये भी थी कि पीटीआई का कोई बंदा इनसे टूटा ही नहीं, और पीटीआई का जो एतमाद है वो इस वक्त आसमान के ऊपर है। वहाँ पे जो केपी में एक यूनिटी आ चुकी है और जो वो लोग इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं और एक नए जज्बे के साथ मैदान में हैं, तो एक बंदा भी उनका नहीं टूटा। तो इस वजह से भी इनको पता था कि अगर हम सब मिल भी लें तो उसके बावजूद भी हमारे पास नंबर्स पूरे करने के लिए कोई बंदा ही नहीं टूटेगा, तो हम कैसे नंबर्स पूरे करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद इनके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गया कि ये कोई वहाँ पे रजीम चेंज कर पाते। लिहाजा इन्होंने क्या किया है कि जी हथियार डाल दिए, इन्हें पता चल गया। तो आज इसी वजह से जैसे ही अली अमीन घंटापुर साहब का हैंड रिटन इस्तीफ़ा गया है, तो फिर फैसल करीम कुंडी साहब ने एक्नॉलेज भी कर दिया कि जी मुझे मिल गया है। वरना पहले तो वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी मुझे मिल गया है, अब मैं इसकी स्क्रूटनी देखूंगा और फिर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोसेस है वो होगा। भाई पहली बात तो ये कि आपको किसी स्क्रूटनी करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नर का किरदार है इस्तीफ़े मंजूरी के अंदर, वो कोई ऐसा इख्तियार वाला किरदार नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। 48 घंटों में आप वो मंजूर भी कर लेते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर आप नहीं भी मंजूर करते तो 48 घंटों के अंदर वो ऑटोमेटिकली मंजूर शुदा ही तस्लीम किया जाता है, तसव्वुर होता है। तो आर्टिकल 183 के शिक 3 के तहत आपको कोई इसमें गवर्नर को ये करने की ज़रूरत नहीं कि अगर वो नहीं साइन करेगा मंजूरी के लिए तो जी वो क्या वज़ीर आला ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से अब वो जो एक रुकावट थी कि जनाब वज़ीर आला का जो इस्तीफ़ा है उसमें रुकावट डाली जाएगी, वो रुकावट तो ये अब डालने जोगे रहे नहीं, एक्नॉलेज भी कर दिया गवर्नर ने। और दूसरी तरफ पीटीआई भी खूब फ्रंट फुट पर आई। आज उनकी तरफ से 2 धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह तौर पर एक तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGI SPR की तरफ से उसका जवाब भी दिया। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी मज़ेदार बात थी। एक तो ये कि जो उसमें सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर साहब दोनों बोले। जो सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू थी वो बहुत आप समझ लें कि उन्होंने नपी तुली गुफ्तगू की, कोई एग्रेसिव गुफ्तगू नहीं की कि जी आप हम होते कौन है करने वाले, हम आपको बताएंगे, ऐसी की तैसी। कोई उन्होंने ऐसी बड़कबाजी नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम कोई रियासत के ख़िलाफ़ बंदा लेके आ जाएंगे और रियासत से हम कोई टकराने जा रहे हैं। हम कोई रियासत से टकराने नहीं जा रहे। यानी उन्होंने कहा कि ये जो तासुर बन गया है कि पता नहीं सुहेल आफरीदी आएगा तो आके उसने कोई गन उठा लेनी है या कोई उसने रॉकेट लॉन्चर लेके कोई हमला कर देना, तो क्यों ये तसव्वुर आप कर रहे हैं। वो एक पढ़ा लिखा बड़ा सेंसिबल नौजवान है और वो बिल्कुल चीज़ों को आइन और क़ानून के मुताबिक लेकर चलेगा। कोई हम रियासत से टकराने नहीं जा रहे। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया और फिर उन्होंने इस बात के ऊपर भी ज़ाहिर है बात की कि जी हमारे ऊपर भी ये जो लेबलिंग की जा रही है कि हम कोई दहशतगर्दों के हम दर्द हैं या कोई किसी तरह का नरम गोशा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलकर आप पॉलिसी बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी है चीज़ उसको आगे परसू किया जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब से जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने बिल्कुल उस तरह की बड़ी समझदारी से नपी तुली बात की। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा के बाद जुनैद अकबर साहब आए तो वो आपको पता है थोड़े से एग्रेसिव उसमें बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी ठीक ठाक मुकदमा लड़ा, दिल की बातें की। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, तो उन्होंने जो है वो चीज़ें खुले अल्फाज में बात करते हुए कही कि ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, ये किसी का मैंडेट नहीं है कि वो ये देखे कि जी किसको वज़ीर आला बनाना है और किसको नहीं बनाना। और हम कोई इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम तो इदारों के बेहतरी के लिए ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और आप इस चीज़ को अपने ख़िलाफ़ ले रहे हैं। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से ये बातें की। उसके बाद फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जो कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट जो बनने जा रही है हुकूमत साजी के हवाले से थी। उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें भी क्लियर की कि हमने दोबारा एक इस्तीफ़ा भेज दिया, रिसीव भी हो गया, अब कोई इसमें कानूनी कदगन मौजूद नहीं है। और साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया गया कि पीर वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुला लिया गया और उस दिन ही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बाकायदा इंतखाब भी
हो जाएगा। तो ये उन्होंने अब बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया। मुझे ज़ाती तौर पर अब लग रहा है कि इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये अलग बात है कि बाद में जब वो अपनी गवर्नमेंट संभाल लेंगे सुहेला अफरीदी, तो उनको शायद जो वो करना चाहते हों तब्दीलियाँ पॉलिसीज़ में, उसमें उन्हें बेतहाशा रुकावटें होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एज़ इफ़ नाउ अगर हम बात करें कि उनको बनने ही नहीं दिया जाएगा, इस हद तक शायद अब मेरा ख्याल है मामला क्लियर है। अब उन्हें समझ आ गई है कि जी इन्हें फ़िलहाल रोकना बनने से वज़ीर आला ये मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो कबायली मिशरान हैं उन्होंने भी सुहेला अफरीदी के हक़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपना एतमाद इजहार किया। दूसरी तरफ जो पीटीआई है, जैसे मैंने कहा, बड़ी यूनाइटेड है। सारे उनके जो मेंबर्स जो कि अलग अलग ग्रुप्स में नज़र आते थे वो सब यूनाइटेड हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब हों, असद कैसर साहब हों, तैमूर झगड़ा साहब हों, जुनैद अकबर साहब हों, सारे आपको जो है वो एक साथ बैठे नज़र आ रहे हैं और सब सुहेला अफरीदी को इतना अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत हैरानी भी है और बड़ी एक खुशगवार हैरत इसलिए है कि एक नौजवान वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर किसी ने यहाँ पर कोई ऐसी जेलसी या हसद नहीं किया कि भाई हम इतने सीनियर थे हमें क्यों नहीं बनाया, या कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आई, बल्कि उनके नाम के ऊपर सब बिल्कुल मुत्तहिद नज़र आए। तो ये बड़ी एक दिलचस्प बात भी थी और एक ज़ाहिर है खुशगवार हैरान कुन बात भी थी। बाकी अब देखते हैं पीर वाले दिन क्या सूरत हाल मज़ीद जन्म लेती है, और मुझे तो अब लग रहा है कि सुहेला अफरीदी पीर वाले दिन मुंतखब हो जाएंगे, उसमें शायद मज़ीद रुकावट ना डाली जाए। अभी 2 दिन बाकी हैं, उसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नर राज लगाने की तरफ जाता है, सोचता है, उसमें भी बहुत सारी आइनी रुकावटें मौजूद हैं अभी तक। और दूसरी बात यह कि ऐसे हालात भी नहीं है सूबे के कि जिसमें ये अफोर्ड करेंगे जी हम गवर्नर राज लगा के कोई नया अपने ख़िलाफ़ जो सारा कह लें आपके नया कोई महाज खड़ा कर लें अपने ख़िलाफ़। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सूट भी करता है। तो अभी मुझे नहीं दिखता कि कोई मसला होगा। बाकी देखते हैं कि जब वो हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद क्या कुछ होता है। तो ये तो हो गई जी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। अब आ जाते हैं जी इस चीज़ की तरफ कि जो टीएलपी का कारवां है वो कहाँ तक पहुँचा। टीएलपी जो है जी उनका एहतजाज जारी है और इस एहतजाज को रोकने के लिए वक्तन फ़वक्तन बीच में शेलिंग भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फायरिंग भी हुई है, और जो टीएलपी के अपने लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनसे उनके 10 या 11 कारकुन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये शायद मुबालगा आराई हो, कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये बात बहुत से लोग कंफर्म कर रहे हैं कि बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग हुई है। अब वो कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं या क्या हुआ है उसकी तफसीलात सामने ठीक तौर पे अभी नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बहुत ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है वो ये कि आज जो ये इनके हाफिज़ साद हैं, इनके घर पर छापा मारा गया और वहाँ जाके इनके घर पर ना सिर्फ ये कि छापा मारा गया बल्कि इनकी जो ख़वातीन है वहाँ घर में मौजूद थी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इनकी अहलिया, इनकी वालदा, इनकी कमसिन बच्ची और जो घर में ख़वातीन थी, इन सबको यहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाया गया है। अब ये बहुत ही एक काबिल मुज़म्मत बात है। देखिए, आप 100 मरतबा इख्तिलाफ़ करें जो टीएलपी की सियासत है, जो उनके कायदीन के नज़रियात हैं, आप 1000 मरतबा इख्तिलाफ़ करें, लेकिन उन तमाम चीज़ों का उनकी जो फैमिली है उससे क्या लेना देना है। अगर आप हाफिज़ की साहब की गिरफ़्तारी करते हैं तो वो भी समझ में आता है कि जी आप कहें कि जी उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, चलिए दिखाने के लिए सही, लेकिन कोई आप मुकदमा बनाते हैं, करते हैं। अब उनकी फैमिली जो कि घर में बैठी, उसके ऊपर कौन सा मुकदमा था जिसको आप गिरफ़्तार करके लेके गए, किस कानून के तहत? चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना और ख़वातीन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, यानी दूसरे लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए, उनको घुटने टेक देने पे मजबूर करने के लिए आप क्या हरबे आजमा रहे हैं कि उनकी घर की ख़वातीन के ऊपर आप हाथ डालते हैं, उनको आप गिरफ़्तार करते हैं। इमरान खान साहब की बेगम का क्या ताल्लुक है जी तोशा खाना से? अगर इमरान खान ने कीमत कम भी लगवाई हो, इमरान खान ने अगर कुछ भी किया हो, तो उसमें उनकी बीवी के पास कौन सा इख्तियार था जो कि उनको आप इस जुर्म में सज़ा दे रहे हैं? लेकिन नहीं, वजह इमरान खान बताते हैं कि सिर्फ मुझे कमज़ोर करने के लिए बीवी को भी तकलीफ़ में रखा जा रहा है ताकि मुझे प्रेशराइज़ किया जाए। इसी तरह से और भी बहुत सारे इनके जो मेंबर्स थे असेंबली के, उन सब की भी यही कहानियां नज़र आती हैं। जो बहुत से पीटीआई के लोग शुरू में जो पीटीआई छोड़ गए थे 9 मई के बाद, उनके भी घरों की यही कहानियां नज़र आती हैं कि उन्हें आके ख़वातीन को हरासा किया गया और उसके बाद उन बेचारों को पीटीआई छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो ये एक बहुत ही घटिया, बहुत ही मज़मूम, बहुत ही शर्मनाक रिवायत है कि आप ख़वातीन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, घरेलू ख़वातीन को जिनका सियासत से चीज़ों से ताल्लुक़ भी नहीं होता, और आप उनको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि जो मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ है, उसको आप मजबूर कर दें कि वो आपके सामने सर झुका दे।
और यही हरकत जो है वो इनकी फैमिली के साथ की गई है। तो इसको किसी तौर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपने गिरफ्तार करने, आप उनके लीडर को गिरफ्तार करें, आप उन्हें कहें, अगर आपने बातचीत करनी है उनसे बातचीत करें, उन्हें कहेंगे जी अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे, किसी एक जगह पे इकट्ठे हों, अपना मुजाहरा वगैरह करें और चले जाएं। कोई भी रास्ता निकल सकता है, ये कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है। लेकिन बातचीत शुरू ही नहीं की जाती। इस हुकूमत की एक अजीब मेंटालिटी है कि ये लोग बातचीत ही नहीं करते। हर वक्त ये सिर्फ बंदूक हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं कि जी हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो बस कुचल डालना है, हमने तो क्रश कर देना, हमने तो मार ही देना है। ये एक अजीब मेंटालिटी है जो कि समझ से बात बाहर है। और अब यही टीएलपी जो कल, वैसे एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी पीटीआई के लोगों की कि कल जब पीटीआई को मार पड़ी थी, इनके लोगों पे गोलियां चली, इनके लोगों के खवातीन को हरासा किया गया, तो यही लोग टीएलपी के लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जी नच्चन वालियां दे लोग जेड़े पुत्र होंदे ने वो आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। इनका मजाक उड़ाते थे और खुश होते थे कि जी अच्छा हो रहा है इनके साथ। आज वही टीएलपी को जब खुद मार पड़ रही है या उनकी खवातीन को गिरफ्तार किया गया, तो पीटीआई के लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, चंद एक के अलावा बहुत सारे लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे 1000 सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अगर अपने लिए गलत समझते हैं तो फिर हम समझते हैं माएँ बहनें सबकी साझी हैं, हम फिर टीएलपी के लिए भी उसको गलत समझेंगे कि आप लड़ाई ज़रूर लड़ें लेकिन मर्दों से लड़ें, फिर घर की खवातीन की तक ना पहुँचें आप। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो जुल्म के ख़िलाफ़, चाहे वो अपने ख़िलाफ़ जुल्म है चाहे किसी और के ख़िलाफ़ है, और ये इन्होंने वक्त के साथ सीखा है कि ये अब मारंग बलोच के लिए आवाज़ उठाते नज़र आते हैं। ये अब आपको टीएलपी के ख़िलाफ़ अगर जुल्म हो रहा है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते नज़र, जब आप पे खुद बीतती है तो फिर आपको पता चलता है कि जी कैसे जो है वो जुल्म का सामना किया है, तो वो फिर आपको एहसास होता है कि दूसरे के साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर ये आगे भी कंटिन्यू हो कि जब कभी अगर ये हुकूमत में भी आए तो उस चीज़ को याद रखें, फिर अगर खुद भी आएँ। बिल्कुल मैं ये समझती हूँ स्टेट की रिट होनी चाहिए, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि बेज़रूरत एहतजाज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि बहुत से ये जो ऐसे ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स की तरह बने हुए लोग हैं, ये जानबूझकर सिर्फ टैक्टिक्स की तरह लोगों को तंग करने के लिए और हुकूमतों को प्रेशराइज़ करने के लिए बनाए जाते हैं और उनको बाकायदा ट्रेंड भी किया जाता है और उनको पूरी फ्यूलिंग की जाती है। ये सब हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि गोलियां चलाना मसले का हल नहीं, यूज़ ऑफ पावर हमेशा मसले का हल नहीं होता। आप उनसे बातचीत करें, उनसे कहें कि आप अपना जो मार्च है उसको ख़त्म करें या किसी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पे करें। सारी दुनिया को आपने अजाब में डाला हुआ है। आज इस्लामाबाद वाले रो रहे हैं बैठ के कि कहीं जाना अजाब बन चुका है, पिंडी के रास्ते बंद हैं, अस्पतालों में लोग नहीं जा सकते, कोर्ट्स तक लोगों के लिए जाना मुश्किल है, रोज़मर्रा के मामलात निपटाना मुश्किल है। तो ये सब आपने, उन्होंने जिन्होंने एहतजाज करना था उन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं की, ज़िंदगी हुकूमत ने अजीरन कर दी, जिन्होंने हर चीज़ खुद ही बंद करके एहतजाज भी कामयाब बना देते हैं और दूसरा इसको जो है वो लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं। अब अगर टीएलपी के एहतजाज की रीज़न पे बात की जाए, इस पर अब हर कोई अपनी अपनी ज़रूर बात सोच रहा है कि आखिर इन्हें क्योंकि जो एक उनका तासुर है वो तो यही है कि जी ये किसी के कहने पे निकलते हैं। तो अब ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इस वक्त इन्हें इतनी ज़्यादा किस बात ने मजबूर किया है कि ये इस तरह बाहर निकले हुए हैं और गोलियां भी चल रही हैं या इनको मारा पीटा भी जा रहा है तो ये आगे बढ़े हैं। शेखुपुरा तक आखिरी इत्तलात के मुताबिक इनका काफ़िला गुजर चुका है और अब आगे ये मज़ीद बढ़े हैं, तो देखिए क्या होता है आगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।